जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। आज है दोस्तों थर्सडे 9 जनवरी 2025। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी द हिंदू की डिटेलिंग यहाँ पे देता हूँ उसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। कई सारे लोग बोल रहे थे, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त होगी, जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसकी लिंक है। उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, उसकी पूरी बैकग्राउंड भी यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को अब देखा जाएगा। ये आर्टिकल काफी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, इन्होंने इस सील्स, ये जो सील्स हैं हड़प्पन सील्स, इनको अगर कोई डेसिफर कर देता है, समझ गए, इन्हें कोई डेसिफर कर देता है तो उन्हें वो $1 मिलियन अवार्ड के रूप में, प्राइज के रूप में देंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज बन गई है। अब इसका कारण क्या है कि एम.के. स्टालिन ने क्यों ऐसी बातें कही है। तो जो रिपोर्ट निकल के आई है, किसकी, जॉन मार्शल की अगर रिपोर्ट को देखे तो वो ये कह के गए हैं इस पृथ्वी पे कि जो द्रविडियन है उनसे इनका लिंक है, द्रविडियन कल्चर से। इसकी वजह से ये अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। कौन? एम.के. स्टालिन। इसीलिए इतनी बम्पर प्राइज और इनाम इस पे रखा गया है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि अभी तक इसको कोई डेसिफर नहीं कर पाया है। कुछ लोग किसी सील्स की मीनिंग बता सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज के रूप में इसको पिरो करके किसी ने डेसिफर करा ही नहीं है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता फिर भी, लेकिन ये इस प्रकार की न्यूज में अभी चल रही है। अब हड़प्पा की हर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सील्स स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर सील्स के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे से जहां तक बनेगा वो चीजें आपको बताई जाएंगी, समझ गए। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इस प्रकार की घोषणा करी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो अनडेसिफर पिक्टोग्राफिक सील्स है, इसकी किसी ने भी अगर इसको डेसिफर किया है तो उसको प्रॉपर इनाम दी जाएगी और वो अवार्ड मिलेगी। और ये द्रविडियन कनेक्शंस जैसे बोल के गए थे जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे 1924 के आसपास। तो ये इस चीज को देख रहे हैं और इस साउथ इंडियन कल्चर से रिलेट करके देख रहे हैं। तो इनका इंटरेस्ट तो जगह है, और अच्छी बात है। ये भारत को मैं कहूंगा साउथ इंडियन की कल्चर अगर ये हो भी तो वेल एंड गुड, लेकिन ये इंडिया की ही तो है। तो ये चीजें हम लोग को समझनी चाहिए। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस को डिटेलिंग में देखेंगे और समझेंगे कि क्या आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो 3000 से लेकर के मोटा मोटी 1500 BCE, ठीक है, इस पीरियड को ये टच करता है। कहीं कहीं यहाँ पे 2700 भी लिखा है और 1750 भी लिखता है। तो जो हड़प्पन है उसको 3 पीरियड में बांटा गया है। तो अर्ली, मिडिल और प्रॉपर, ये जो हड़प्पा कल्चर है वो आपका 2750 से लेकर के 1750 पीरियड का आता है। तो कहीं कहीं थोड़ी सी टाइम पीरियड भी अंतर पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का इस पर अलग अलग विचार भी हो जाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बना दिए जाते हैं। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से लेकर के 1900 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। ये टाइम पीरियड इसका है जो काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं। अब आपको बताऊंगा 2 ऐसे साइट, एक सरतुघई, दूसरा मुंडीकाक। ये जो चीजें हैं वो आपके अफगानिस्तान में साइट है हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा या इंडस वैली अगर सिविलाइजेशन, दोनों में से कोई भी मैं बोलूं तो समझिएगा मैं इसी की ही बात कर रहा हूं। दोनों नाम एक सेम ही है, लेकिन अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा पहली ऐसी साइट थी जिसकी खोज हुई थी, इसी के लिए नाम इसका हड़प्पन साइट्स नाम पड़ जाता है। और कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। भारत की जो बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ये भारत की बाउंड्री है, ठीक है। हड़प्पा कह लीजिए चाहे मोहनजोदारो कह लीजिए, ये सब कहाँ पे हैं? ये सब आपके पाकिस्तान में ही है।
ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये अपना इंडिया, अब इससे इधर इंडिया हो गई और इससे इधर ये पाकिस्तान हो गई। ठीक है, यहां तक पाकिस्तान है, ये देख ही रहे हैं, ये पूंछ है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री आप देख रहे हैं। हड़प्पा यहाँ पे हो गया, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे हो गया, कूट डीजी ये हो गया, चान्हू आमरी, अल्लादीनो, बालाकोट, सुतका, सुतका गैंडोर, ये सब इम्पोर्टेंट साइट है। चान्हूवाला, कालीबंगन जो है इंडिया में है, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, मिठाल, ये सब इंडिया में है। वहीं पे बात करें लोथल की, जहाँ पे बड़ा सा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, वो आपके इंडिया में है। तो कुछ पार्ट इंडिया में है, ज्यादा से ज्यादा पार्ट आपके पाकिस्तान में है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, अब हम आएंगे आपके सबसे पहले जिस सील्स को डिसिफर करने की बात करी जा रही है, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग को समझा जाएगा और कहा यहाँ पे इसको इसके बारे में देखा जाएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करें तो ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव इंफॉर्मेटिव आर्टिफैक्ट्स है। एक विचित्र प्रकार का बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, इसको समझना। तो आपके ऊपर यहाँ पे यूनिकॉर्न बना है, ये सेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे बुल बना है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से टाइगर बना है, ये भी चीजें देख सकते हैं। ये पशुपति वाली चीजें हैं। ठीक है, पशुपति। अब ये पशुपति में है तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं? ETRB2D, तो 2 डियर हैं इसमें, एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है और बुल है। इतनी चीजें हैं। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इस सील में ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये कोड है एक, याद रखिएगा, ETRB2D, जिससे आपको याद रहेगा। अब ये यूनिकॉर्न की बहुत ज्यादा रिलेवेंस थी उस वक्त। ठीक है, इस एनिमल की एक सिंग होता था माथे पे। ठीक है, इसे यूनिकॉर्न बोला जाता था। तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस हड़प्पन पीपुल का रिजेंबल करता है। तो आप रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस सील्स को जोड़ करके देख सकते हैं। हम इसकी फीचर्स को अगर देखें, इसकी महत्वता क्या है, फीचर्स क्या है, तो आपको सबसे पहले स्टेटाइट, इससे इसको बनाया जाता है। स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है, जिसको बाद में बेक किया जाता है फायर में, वो स्ट्रांग हो जाता है। टेराकोटा, फेंस और कॉपर, इससे अदर मटेरियल से भी ये चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेटाइट से बनती है। शेप और साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर रहता है, स्क्वायर भी रहता है, 2 से 4 सेंटीमीटर भी होता है। कभी कहीं यहाँ पे सर्कुलर भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक प्राप्त हुए हैं, ज्यादातर ये चीजें हैं नहीं। दूसरी चीजें पिक्टोग्राफिक रिजेंबल है। यहाँ पे पिक्चर हर सील्स में बने हैं, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इन द स्क्रिप्ट की बात करें तो ये 400 से लेकर के 600 साइंस यहाँ पे है लगभग, और मिले भी हैं। लेकिन किसी किसी साइंस को, किसी किसी पिक्टोग्राफिक को, सील्स को यहाँ पे डेसिफर किया गया, लेकिन पूरी की पूरी जो क्रमबद्ध तरीके से चीजें हैं वो किसी ने डेसिफर कर नहीं पाया अभी तक। एनिमल्स की बात करें तो इसका उपयोग हुआ है इस सीलों पे, तो यूनिकॉर्न मोस्ट फ्रीक्वेंट फिगर में ये यूनिकॉर्न है। ठीक है, बुल का इस्तेमाल हुआ है, एलिफेंट का इस्तेमाल हुआ है, राइनो का इस्तेमाल हुआ है, टाइगर, बफेलो, क्रोकोडाइल। कुछ सील्स मिथिकल क्रिएचर भी यहाँ पे रिजेंबल करते हैं। ह्यूमन फिगर बहुत रेयर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कहीं कहीं हुए हैं, जैसे पशुपति सील में। तो यहाँ पे ह्यूमन फील, यही लॉर्ड शिवा रिजेंबल करते हैं, पशुपति। ठीक है, जियोमेट्रिक पैटर्न भी है यहाँ पे, यानी हम लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में भी, जियोमेट्री के बारे में भी ज्ञान था। ठीक है, पशुपति सील की बात करें तो मोहनजोदारो से ये मिलता है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हैं। ठीक है, ये एक योजिक पोस्चर है, इसी पोस्चर की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक योग, जैसे शिव भगवान योग पोजीशन में थे, तो ये पशुपति सील इनको कहा गया है। तो ये योगिक पोस्चर में ये सील बनाया गया है, जो जानवरों से घिरे हुए हैं। क्या क्या है यहाँ पे? टाइगर है, एलिफेंट है, बफालो है और डियर भी है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, राइनो भी है, जो यहाँ पे नहीं दिया है, आप राइनो भी याद रखिएगा। जो मैं एक कोड दिया हूं ना, यही सारी चीजें हैं। दूसरी जो पर्पज और फंक्शन है इसका, तो ये कॉमर्शियल पर्पज और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से इसका इस्तेमाल हो रहा है।
उस वक्त की हम बात करें तो, ठीक है। ये एक प्रकार से गुड्स और प्रॉपर्टी के रूप में, रिलीजियस और सेरेमोनियल सिग्निफिकेंस भी इसका था। एमुलेट, एमुलेट क्या है? ये ताबीज को बोलते हैं। उस वक्त यहाँ पे पेंडेंट के रूप में हाथों पे, गले में, ये सब चीजें पहनाई होती थी। आर्टिस्टिक स्टाइल भी इसकी क्या है? तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कार्विंग हुई है। कितनी प्यारी कार्विंग हुई है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई एक स्किल्ड आदमी ही कर सकता है, और बहुत बड़े लेवल पे आदमी अगर स्किल्ड हो तो ही इस प्रकार की चीजें कर सकता है। ये चीजें याद रखिएगा, वो भी उस समय। क्योंकि हड़प्पा की अगर बात करें तो ये अपने समय का हड़प्पन, ये जो साइट्स है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, ये जो साइट्स है अपने समय की, ये अपने समय की मोस्ट अर्बन प्लानिंग सिटी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो मोस्ट अर्बन प्लान्ड वे में यहाँ पे लाइफ लोग जीते थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इन चीजों की अगर देखा जाए तो यहाँ की सील्स जो है, सील्स कौन है? यही सील्स हैं। तो सील्स जो है मेसोपोटामिया, इन जगहों पे एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ पे यानी प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग मेसोपोटामिया यानी इराक, ठीक है, उन जगहों पे भी ट्रेड करते थे, उनका रिलेशन उनसे भी होता था, व्यापार होता था। तो ये प्रूफ है, क्योंकि उनके यहाँ पे मेसोपोटामिया में भी हड़प्पन सील्स प्राप्त हुए हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द सील्स क्या है? तो ये एक प्रकार सा एविडेंस है हड़प्पन स्क्रिप्ट जो अभी तक अनडेसिफर्ड हुई है। ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी को दिखाता है, और यूनिफॉर्मिटी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिविलाइजेशंस को भी रिजेंबल करता है। तो ये तो हो गई सेल्स के बारे में जो आपको यहाँ पे मुझे बतानी थी। इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं सेल्स के बारे में बता दिया। किससे बनी है? स्टेटाइट से बनी है, छोटा छोटा प्रश्न आ रहा है। किस शेप में आती है? ये भी चीजें बता दिया मैं, आता है। कितने नंबर ऑफ द सेल्स हैं? ये भी बता दिया। यूजेज यानी किसके किसके यहाँ पे पैटर्न बने हैं, किस एनिमल को यहाँ पे इंग्रेव किया गया है, खुदवाया गया इस पे, तो ये भी चीजें, इसके यूजेज क्या थे, स्टाइल्स क्या थे, ये सारी चीजें बता दी गई। पशुपति के सील्स के अंदर कितने एनिमल हैं, ये भी चीजें आपको यहाँ पे मैं बता दिया। तो यहाँ पे सील्स को लेकर लगभग सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब बात आती है दोस्तों आगे बढ़ के देखने की कि क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों चीजें एक हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस को ही हड़प्पन सिविलाइजेशंस कहते हैं, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस मानी जाती है, ठीक है। 2500 से लेकर के 1900 BCE तक ये चीजें होती हैं। अब देखिए जब 2500 करेंगे BCE में तो आप नीचे आएंगे, ये चीजें घटेंगी, यानी आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एनो डोमिनी और BC से चल के आप एनो डोमिनी तक आएंगे। तो आज का जो चल रहा है एरा, ये यही चल रहा है 2025, इधर को ही हम लोग बढ़ रहे हैं। ये BC में लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए थे, ठीक है। AD में ये मुगल ये लोग आए हुए थे। तो इस तरीके से टाइम पीरियड प्रोसीड करती है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ पे है। मेजर फीचर की अगर बात करें, किसकी? अब मेजर फीचर हड़प्पन कल्चर की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये चीजें हैं। जियोग्राफिकल एक्सटेंट आपको यहाँ पे दिखाया मैं, कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और किन किन नदियों पे ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी पे है, मोहनजोदारो कौन सी नदी पे है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो इंडस रिवर वैली और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है सतलज रिवर, ब्यास, चेनाब, झेलम। और मेजर साइट्स की बात करें तो इन्हीं नदियों के किनारे पे ये सब साइट्स हैं। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात इंडिया में, लोथल गुजरात इंडिया में, कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अर्बन प्लानिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में सिटी को बसाया गया था। ये इसके फीचर हैं हड़प्पन कल्चर के, ठीक है। तो सिटीज बहुत प्लान्ड वे में बसाया गया था और डिवाइड किया गया था इसको सिटाडेल,
और सीटाडेल किसे कहते हैं, क्वेश्चन यहां से भी आया है। सीटाडेल एक 45 अपर सेक्शन और लोअर टाउन्स, इन चीजों को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे है बड़े तबके के लोग, एलिट पीपल रहते हैं, ठीक है, तो ये चीजें फोर्टिफाइड करी गई हैं। फोर्टिफाइड मतलब पिलर है, ठीक है। और लोअर तबके के लोग यहाँ पे ये नीचे हैं, इसको भी फोर्टिफाइड किया गया है। तो ये फोर्टिफाइड किया गया, इसे सीटाडेल हम बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, पानी वानी की चीजें बड़ी अच्छी थी। नदी नाले और कैनाल सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। सफाई बहुत अच्छी तरीके से थी। स्ट्रीट गलियां बड़ी चौड़ी थी, समझ गए, और इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर घर इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से इधर करिए, किसी भी तरीके से मुड़ जाइए, तो ये गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी, ये इंपॉर्टेंट थी। और फ्रंट रोड पे, अगर ये रोड है तो यहाँ पे दरवाजे नहीं होते थे, साइड से दरवाजे होते थे, ठीक है। ब्रिक हाउस यानी बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है, सोचिएगा। और ड्रेनेज सिस्टम आज के समय में किसके किसके मैं जिला में आप खोजिएगा तो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा जितना इस समय अच्छी ड्रेनेज सिस्टम ये लोग बनाए थे। इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। कल्टीवेट करते थे वीट, बार्ली, पीज, कॉटन, सीसम, सीसम मतलब तिल। और जानवरों का डोमेस्टिकेशन होता था, ट्रेड होता था, क्राफ्ट्स, बीड मेकिंग, बीड मतलब माला, माला को बनाते थे। पॉटरी, वीविंग, वीविंग मतलब बुनाई, मेटलर्जी मेटल को बनाना, ठीक है। आयरन का इनको ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी की अगर बात करें तो इगैलिटेरियन थी। कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लार्ज स्केल मोनार्की थी या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चलती थी। इगैलिटेरियन यहाँ पे सोसाइटी की बात करी जा रही है, समझ गए। ये डिवाइड की गई है ऑक्यूपेशनल क्लासेस, लेकिन कोई भी क्लियर कास्ट सिस्टम यहाँ पे रिजेंबल नहीं करता है। स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर का इस्तेमाल करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी तौलने के लिए चीजें होती थी वो इस्तेमाल यहाँ पे करती थी। रिलीजन और कल्चर की बात करें तो जो सील्स हैं वो रिलीजन और कल्चर को रिजेंबल करते हैं, जिसमें एनिमल, स्क्रिप्ट, सिंबल, इन सब चीजों की इनग्रेविंग हुई है। पशुपति सील की भी हुई है, जो प्रोटो शिवा फिगर, इन्हीं को लॉर्ड शिवा भी कहा जाता है, ठीक है। वर्शिप ऑफ नेचर होती थी, ट्रीज की, पीपल की, एनिमल की, बुल और यूनिकॉर्न की। कोई भी लार्ज टेम्पल यहाँ पे एविडेंस के रूप में मिले ही नहीं है, मतलब कोई भी लार्ज टेम्पल मिले नहीं है। इसलिए पूजा किसकी होती है, नेचर की होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट की बात करें तो डेवलप किए थे प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, जो कि पहले ही बताया। मेटलर्जी में कॉपर जानते थे, ब्रॉन्ज जानते थे और सीसा लीड जानते थे। इग्नियस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग फॉर वेल्स, कुएं के लिए, और वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी थी। मतलब ये लोग रिजर्वायर भी बनाए थे, पानी को कलेक्ट करने के लिए रिजर्वायर। और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि नदी नाले महकते नहीं थे आज की तरह, समझ गए। आर्ट और राइटिंग स्किल भी काफी अच्छी थी, जो आज तक हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिक्टोग्राफ, सिंबल वाली चीजें हुई हैं, अनडेसिफर्ड है। इसी के लिए यहाँ पे एम के स्टालिन ने बोला है कि भैया 8 करोड़ रुपए, कितना हुआ, $1 मिलियन, 8 ही करोड़ हुआ। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं सही हूं। तो यहाँ पे इन चीजों की बात बोली जा रही है। ज्वेलरी, पॉटरी, स्टेटाइट सिल्क, इससे बनाया जाता था। डिक्लाइन करने का रीजन क्या है इस हड़प्पन कल्चर का, इतना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का कारण क्या है। तो कारण की अगर बात करेंगे, कई सारे विद्वान अलग अलग तर्क अपना देते हैं, हिस्टोरियंस अलग अलग तर्क देते हैं। कई लोग क्लाइमेट चेंज की बातों को कहते हैं कि सरस्वती नदी उधर से गुजर गई, सूख गई, जिसके कारण वहां से सेटलमेंट दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। दूसरा फ्लड बोलते हैं, डिक्लाइन ट्रेड को बोलते हैं, पॉसिबल इन्वेजन कहते हैं, इंडो आर्यन आए और वहां पे अटैक किए, बहुत सारे माउंट्स भी वहां पे मिले। तो माउंट टीलों का ढेर बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिली ही नहीं, जो भी बॉडीज वहां पे मिली थी कि उनके ऊपर कट हो, ऐसे कुछ चीजें हो, समझ गए। तो ये भी नल एंड वाइड ही कई जगह पे बोली जाती हैं, ये थ्योरी कि इंडो आर्यंस आए और अटैक किए और इनका समापन हो गया। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो फाउंडेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन सिविलाइजेशंस को रिजेंबल करती है बाद में आकर के, समझ गए। तो ये क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस मानी जाती है। इसकी सिग्निफिकेंस यही है जो हाईलाइट हो रही है। अब आती है हड़प्पा और मोहनजोदारो की कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को भी हम समझेंगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे देखें। पहले
क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें देखी जाएंगी। हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात करें तो दो लार्जेस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट है ये, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं वो देखी जाएगी। लोकेशन की बात करें तो हड़प्पा जो है रावी नदी पे, मोहनजोदारो जो है इंडस नदी पे है, और ये दोनों पंजाब पाकिस्तान में है। डिस्कवर कौन किया गया था हड़प्पा मोहनजोदारो को? 1921-1922 में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के द्वारा ये किया गया था। तो हड़प्पा राम साहनी, मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी। अर्बन प्लानिंग सिमिलैरिटीज है बहुत ज्यादा। सीटाडेल थे, लोअर टाउन था, दोनों में था इस प्रकार सा। ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक बाथ करने के लिए बिल्डिंग बनी थी। स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स इस्तेमाल हुए थे। डिफरेंस क्या है? हड़प्पा जो है दिखाता है कि एविडेंस ऑफ ग्रेनरीज, ठीक है, ये यूज किया जाता था फूड स्टोरेज और ट्रेड के लिए। वहीं पे मोहनजोदारो के पास ग्रेट बाथ है, ये लार्ज पब्लिक बाथिंग एरिया के रूप में कहीं ना कहीं ये रिलीजन और कस्टम ट्रेडिशन को रिजेंबल करता है। मोहनजोदारो में ये सबसे बड़ी बिल्डिंग कोई मिली तो ग्रेट बाथ है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा है। इकोनॉमी और स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो हड़प्पा में ग्रेनरीज और बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज मिली। मोहनजोदारो में मेटलर्जी मिली, कैसे मेटल को बनाया जाता था। आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा की अगर बात करें तो न्यूमरस टेराकोटा फिगराइंस ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस ये प्राप्त हुए हैं। बोन और कॉपन के टूल्स भी प्राप्त हुए हैं। सील विथ एनिमल मोटिफ लगे हुए, सील में जड़े हुए ये चीजें मिली हुई हैं। मोहनजोदारो से ही पशुपति सील्स प्राप्त हुए हैं। डांसिंग गर्ल फिगराइन ब्रॉन्ज की जो बनी हुई है ये भी प्राप्त हुई है। तो काफी प्यारी ये स्टैचू है छोटी सी, जो डांसिंग गर्ल के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो मोहनजोदारो से ही पशुपति, डांसिंग गर्ल ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। डिक्लाइन और डिस्ट्रक्शंस की बात करें तो हड़प्पा की एविडेंस ऑफ फ्लड और शिफ्ट ऑफ द रावी रिवर बोली गई है। मोहनजोदारो की यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस भी बोली गई है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट सिटी है हड़प्पा, जिसको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में नाम दिया गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, आईवीसी भी। मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी है आईवीसी की, ठीक है, और शोकेस करता है एडवांस अर्बन प्लानिंग आर्किटेक्चर। ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी है? ये मोहनजोदारो तो हड़प्पा की है, लेकिन हड़प्पा मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों हो गया और अफगानिस्तान भी हो गया। लेकिन भारत की सबसे बड़ी साइट कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ समरी टेबल दिया है फीचर्स हड़प्पा मोहनजोदारो की। तो लोकेशन रावी नदी पे है और दयाराम साहनी 21-22 में यहाँ पे इसका एक्सकेवेशन किए थे। ग्रेनरी ग्रेट बात है। टेराकोटा फिगराइन, टेराकोटा क्या होता है? ये मिट्टी के फिगराइंस, ठीक है, मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने हैं। उन्हीं के अगर मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बने हो तो उन्हें हम टेराकोटा भी कहते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, ये टेराकोटाज में आ जाएंगे। मेटलर्जी और सील्स, इन चीजों का यहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल होता था। तो ये थी हड़प्पा की पूरी डिटेलिंग। अभी भी अगर कोई भी चीजें छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें, समझ गए? तो उसको हमें कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। तो यही पूरी डिटेलिंग थी और हड़प्पा की कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहा है। तो ये ग्रेट बात कुछ इस तरीके से होता होगा, एक इमेजिनरी इमेज हो सकती है। तो यहाँ पे इनका जो है यही चीज है कि $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा जो भी यहाँ पे इन चीजों को डिसिफर करेगा। और इसकी पूरी डिटेलिंग तो आपको मैं यहाँ पे दे ही दिया। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्टिकल है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं तिब्बत में भूकंप आया, 126 पीपुल की डेथ हो गई है। तो चाइना और नेपाल बॉर्डर पे ये चीजें हुई हैं, ठीक है, जिसके कारण इतने सारे लोगों की जान गई है। हम सभी लोग जानते हैं कि हिमालयन का निर्माण का कारण इंडियन प्लेट्स का मूवमेंट है, ठीक है, इंडियन प्लेट्स मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये सबसे पहले देखेंगे कि लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है सिगात से अर्थक्वेक, यही लोकेशन है जो यहाँ पे सिक्किम और नेपाल और ये आपका तिब्बत, जिसे हम चाइना बोल सकते हैं, ठीक है, इसी के बाउंड्री पे ये चीजें हुई हैं। अब ये ट्रेमर रीजन है, ठीक है, ट्रेमर रीजन है इसका। इस लोकेशंस को आपको मैं दिखाया कि इसका लोकेशन कहाँ पे है जो इतना इम्पैक्ट किया था, इतने लोगों की डेथ हुई है।
अब यहाँ पे आपको मैं पिछले वीडियो में कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक बताया हूं, तो यहाँ पे रिवाइज एक बार करा देता हूं। सबसे पहले मेन कॉजेज को देखा जाए कि अर्थक्वेक यहाँ पे जब आती है तो कारण क्या है। सबसे पहले टेक्टोनिक मूवमेंट। मोस्ट अर्थक्वेक इसी तरीके से होते हैं। फॉल्ट, अगर कोई भी प्लेट्स हैं, एक प्लेट दो प्लेट, तो यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा सा फॉल्ट होगा, फॉल्ट क्या होता है, एक हाईली कंप्रेशन टेंशन होती है जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर चट्टानें थोड़ी सी खिसकती हैं, शिफ्ट होती हैं, उसे हाईली कंप्रेशन टेंशन कहेंगे, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं एक दूसरे से और ये मूवमेंट होती है और जिसके कारण यही टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं। तीन प्रकार से ये मूवमेंट हो सकती है। एक डाइवर्जेंट होती हैं, एक कन्वर्जेंट होती हैं, एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन होती हैं। इन तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही है। डाइवर्जेंट की दिशा देखिए, दोनों एक दूसरे से विपरीत भग रहे हैं। अगर दो प्लेट हैं, ठीक है, और नीचे आपका स्टेनोस्फीयर है, ऊपर लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर, तो ये जो दूसरे डायरेक्शन में भग रहे हैं ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट की बात करें तो आकर के एक दूसरे की प्लेट खा जा रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर चला जा रहा है, ठीक है, तो ये आकर के ये भी फिनिश हो जाएगा, इसके अंदर ये निकल जाएगा, तो इसी को कन्वर्जेंट बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, दोनों पैरेलल, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, समझ गए, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर कन्वर्जेंट की बात करें तो इस लोकेशंस पे देखिए कुछ यही चीज रिजेंबल कर रही है आपकी इंडिया और यूरेशिया प्लेट, जिसके कारण निर्माण हो रहा है किसका, जिसके कारण निर्माण हो रहा है बड़े बड़े हिमालयन माउंटेन का और माउंट एवरेस्ट का। अब इन चीजों पे आइए सीधे, जो आपको मुझे समझानी है। ये चीजें आप समझ गए कैसे वो चीजें हो रही हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो रहे हैं, डैम बना रहे हैं इतना बड़ा चाइना, समझ गए, मीडॉग डैम 60,000 मेगावाट पर आवर। तो ये चीजें काफी इम्पैक्ट करती हैं, इकोलॉजिकल कंसर्न भी है। फॉल्ट जो अभी आपको बताया, कंप्रेशन होती है, दबाव होती है, जिसके कारण फॉल्ट क्रिएट होती हैं। आइसोस्टैटिक रिबाउंड होती है, अर्थ क्रस्ट एडजस्ट करती है अपने आप को। मेटियोराइट कोई ऊपर से अगर गिर रहा है उल्का पिंड तो भी प्रॉब्लम होती है। नेचुरल कॉजेज भी है, लैंडस्लाइड कोलैप्स करती है तो ट्रिगर करती है अर्थक्वेक। तो ये कॉजेज हो गए। अब अगर बात करें अर्थ की तो ये अर्थ हो गया, अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, चार भाग में यहाँ पे अर्थ को बांटा गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें और देखा जाएगा कि फोकस एरिया, मान के चलिए ट्रेमर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे प्लेट शिफ्ट हुआ, तो ये सीधे के सीधे ऊपर वाले जहां पे सबसे पहले इंपैक्ट होगा उसे एपी सेंटर कहते हैं और इसको फोकस कहते हैं, इसको हाइपो सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हाइपो सेंटर भी कहते हैं और फोकस भी कहते हैं, दोनों चीजें इसको बोली जाती है। तो यहां से सीधे एपी सेंटर कहते हैं और यही वो एपी सेंटर है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो एपी सेंटर तुरंत ऊपर होता है उसके। अब ये चीजें जो जियोग्राफिकल टर्म काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो चीजें आपने समझ लिया। अब इन चीजों को समझिए कि अर्थ की लेयर के बारे में भी इंपॉर्टेंट होती है जानना, जो इसके लेयर्स की हम बात कर रहे थे। अर्थ जो है चार मेन लेयर यहाँ पे कंपोज करता है, ठीक है, इस लेयर को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्रस्ट आती है जो सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ होती है, 5 से 70 किलोमीटर की मोटी लेयर ये क्रस्ट कहलाती है। लेकिन इसी क्रस्ट की अलग अलग मोटाई होती है, अलग अलग किलोमीटर में जानी जाती है। जैसे ओशियानिक क्रस्ट की हम बात करें यानी समुद्र में, ठीक है, तो 5 से थीनर ये होती हैं 5 से 10 किलोमीटर, लेकिन डेंसर होती हैं। ये मोस्टली बेसाल्ट से बनी होती हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे थीकर होती हैं 30 से 70 किलोमीटर तक और लेस डेंस होती हैं। ये कंपोज करती हैं क्या, ग्रेनाइट। टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक क्रस्ट में टेम्परेचर हो सकती है। कंपोजिट करती है सिलिकाट, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मोस्टली सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम, समझ गए। की फीचर क्या है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये सेमी फ्लूइड भी होते हैं जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है, तभी तो मूव करेगा।
यही क्रस्ट है जो सपोर्ट करता है लाइफ और अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेस को। मेंटल की बात करें तो ये बीनीथ क्रस्ट, समझ सकते हैं, इसी की बात करी जा रही है, इसी की, ठीक है। और ये 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम होती है। थिकनेस की बात करें 2900, टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हैं 500 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। रिच इन मैग्नीशियम और आयरन, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिवाइड होता है अपर मेंटल, जिसमें एस्थीनोस्फीयर, सेमी फ्लूइड लेयर होता है, ये चीजें याद रखिएगा, तभी तो ये तैरती हैं प्लेट, ठीक है, और ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट करती हैं। तो एस्थीनोस्फीयर जो है अपर मेंटल का पार्ट है, ये क्वेश्चंस में कई बार पूछा है, याद रखिएगा। लिथोस्फीयर अपर पार्ट है, तो लिथोस्फीयर कौन सा है, ये लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये एस्थीनोस्फीयर है, ये चीजें याद रखिएगा। लोअर मेंटल यहाँ पे सॉलिड होती है जो इमेंस प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। तो कन्वेक्शन करंट होती है मेंटल में और ड्राइव करती है प्लेट टेक्टोनिक को और वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसी चीजें होती हैं। आउटर कोर की अगर बात करें तो ये लिक्विड लेयर होती है, ठीक है, मॉल्टेन स्टेट में लावा वाला। 2200 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, 4000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होती है। ये मेनली आयरन और निकिल इससे बने होते हैं। की फीचर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें होती हैं, जनरेट करती हैं, और ये डायनमो इफेक्ट भी कॉज करते हैं। इनर कोर की अगर बात करें यहाँ पे तो इनर मोस्ट लेयर है जो सॉलिड स्फीयर में होता है, ये चीजें याद रखिए, इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी की बात करी जा रही है। रेडियस जो है 1220 किलोमीटर, 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। हॉट सरफेस ऑफ द सन के तरफ होती है, तो ये पृथ्वी कभी सूरज ही था, समझ गए, एक टूट करके ये बाद में प्लेनेट बन गया। जब बिग बैंग थ्योरी हुई, ये बहुत पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे प्राइमरली आयरन और निकिल यहाँ पे है। की फीचर क्या है, तो एक्सट्रीम हीट होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटर कोर में चीजें होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या है, एक लेयर है मान के चलिए अपर कह रहा हूं, यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। इस लेयर को यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बोली गई है, इन्हीं लेयर को, ठीक है। तो ये बाउंड्री है बिटवीन लेयर्स, डिसकंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, जो सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी को रिजेंबल करती है। तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी, जिसको मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलती हैं, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। दूसरा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल और आउटर कोर के बीच में होते हैं, इसकी बात करे जा रही है। तीसरा लेमन डिसकंटिन्यूटी होती है जो कोर यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होती है। तो मोहो की बात करें तो सीएम, दूसरा बात करें तो यहाँ पे एमओ, ये इसे कुछ भी कोड बना के आप याद कर सकते हैं। अर्थ की लेयर स्ट्रक्चर जो है स्टडी करी गई है, सिस्मिक वेव कैसे जनरेट होती है इसी अर्थक्वेक के द्वारा। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। अब थोड़ा सा समरी है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रस्ट की डेप्थ क्या है 0 से 70, मेंटल की क्या है 70 से 2900, आउटर कोर 29 से 51, इनर कोर 5167, सॉलिड स्टेट में होती है, सेमी सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, ये तो सॉलिड होती है, ये सभी लोग जानते हैं। ये आयरन निकिल होती है, आयरन निकिल इसमें पाई जाती है, ये सिलिकेट होती है, ये सिलिकेट होती है। टेम्परेचर भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। अब बात आती है कि आखिर में यहाँ पे ट्रेमर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब देखिए, एक समय थी 71 मिलियन ईयर एगो हम लोग साउथ में रहा करते थे, साउथ में, ठीक है। अभी तो हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास चल रहा है कैंसर, यानी भारत से कैंसर गुजर रहा है। लेकिन एक समय तक कैंसर नहीं गुजरता था, हम लोग साउदर्न बेल्ट में आते थे। तो ये प्लेट जो है मूव कर रही है, ठीक है, देखना है कैसे मूव कर रही है। तो ये बहुत लार्ज स्केल का प्रोसेस है। 10 मिलियन ईयर्स एगो हम लोग यहाँ थे और आ करके यूरोप और एशिया की जो प्लेट है उसी में भिड़ रही है, और ये भिड़ गई है तो उसके अंदर अंदर जा रही है, ठीक है। एक समय आएगा भारत यहाँ पे विलुप्त आएगा, बोले पता नहीं कितना जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आएगा, कई लाख साल के बाद, वो हम लोग नहीं जानते एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाएं हम, इसी की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये प्लेट, इंडियन प्लेट यहाँ पे घुस रही है इसके अंतर्गत, जिसके कारण यहाँ पे ट्रेमर आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, समझ रहे हैं।
उसी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेट मूव कर रही है आगे की तरफ, जो इसकी डायरेक्शन है, और जाके यूरेशियन प्लेट में मिल रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत का पूरा निर्माण हुआ है। और यहीं पे थेथिस सी रहती थी, थेथिस सी, ठीक है। और यही थेथिस सी यहाँ पे विलुप्त हुई है, यानी जैसे प्लेट मूव करी वो थेथिस सी उसके नीचे दबी हुई है। तो यहाँ पे सीधे किस चीज का निर्माण हुआ? माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, बड़े बड़े हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है, ये बेल्ट वो क्या है? ये इसी के प्लेट से एक प्लेट नीचे जा रही है, देखिए ध्यान से, एक प्लेट नीचे जा रही है तो एक प्लेट ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? तो यही प्लेट ऊपर उठ रही है, तो जिसके कारण क्या निर्माण हो रहा है? माउंटेन का निर्माण हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मैं समझाया। आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और वो सपोर्ट एक प्रकार से चैनल को मिलता है, और सपोर्ट मिलता है तभी यूट्यूब ये समझता है कि जो वीडियो अपलोड हो रही है उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मिल रही है, तभी वो समझता है। और जब वो समझेगा इन चीज़ों को तभी वो आगे प्रमोट भी करता है, अन्यथा वो प्रमोट नहीं करता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझेंगे। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तिरुपति स्टैम्पेड हुई है, स्टैम्पेड मतलब भाग दौड़, जिसके कारण टिकट की लंबी लाइन लगती है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे वैकुंठ एकादशी के दिन यहाँ पे 6 लोगों की जाने चली गई हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं भीड़ में, ठीक है। देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। एक्चुअली मैं यहाँ पे गया हूँ और लाइन में भी लगा हूँ, ठीक है। लगभग भारत का कोई भी कोना बचा नहीं है जहाँ पे मैंने विजिट नहीं किया हुआ है, ठीक है। एक नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट कट गया मेरे से, वो भी कभी कवर कर लूंगा, काफी प्यारा जगह है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे स्टैम्पेड हुई हैं, और टिकट काउंटर पे ऐसी चीजें हुई हैं। डाटा रूल्स यहाँ पे रोल आउट हो रही है मिड 2025 में। ये कैबिनेट मिनिस्टर वैष्णव साहब ऐसी बातें बोल रहे हैं। आगे देखा जाए यहाँ पे, तो चंडीगढ़ में सेंटर का एक एक्शन निकला है, मूव निकला है, एक स्टेप लिया है, क्या कि ये रिप्लेस कर रहा है पोस्ट ऑफ एडवाइजर। तो जो चंडीगढ़ है वो आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उसको कौन सेंटर रेगुलेट करती है? यूनियन रेगुलेट करती है। ये सीधे प्रेसिडेंट के अंतर्गत चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोस्ट ही अगर हटा देंगे तो कैसे चीजें होंगी, वही इस्पाक पंजाब में चल रहा है। यहाँ पे फोरकास्ट जो 2023 में दिल्ली फ्लड की हुई थी वो बहुत इनएक्यूरेट थी, वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा। तो ये चीजें चल रही हैं। बहुत हैवी फ्लड थी 2023 में दोस्तों, ठीक है, हमने तो झेला है इसको। मोदी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। ये क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये चीजें याद रखिएगा। 2 लाख प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में इस प्रकार की चीजें हुई हैं और ये लॉन्च कर रहे हैं, तो इनको पहचान ही रहे हैं। और ये मोदी जी हैं। स्वर्णधारा प्रदेश के नाम से ये चीजें निकल कर आई हैं। 2047 तक स्वर्णधारा प्रदेश बना देंगे आंध्र प्रदेश को, समझ रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, और ग्रीन एनर्जी पे कंट्री फोकस कर रही है, क्योंकि कंट्री को क्या 2070 तक कार्बन इमिशन जो है जीरो करना है, ठीक है, जीरो करना है। कार्बन इमिशन जीरो करने से क्या तात्पर्य है? क्या कार्बन इमिशन नहीं होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बन इमिशन होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, वो कम होगा। दूसरी बात, जो हम लोग आज के समय में कार्बन इमिशन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोल हो गया, ठीक है, थर्मल पावर हो गया, अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिजास्टर की बात करी जा रही है। जो रिवर लिंकिंग हुई थी केन बेतवा की, उसी को लेकर के इश्यू निकल के आ रही है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखी जाएगी। केन बेतवा की डिटेलिंग मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ। 45,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया है बुंदेलखंड वाले रीजन को, जो ड्राइड रीजन था, जहाँ पे कैनाल सिस्टम अच्छी नहीं थे, वहां पे चीजें पानी पहुंचाई जाएगी और हरा भरा होगा। तो फार्मर की प्रोडक्टिविटी हुई होगी, प्लस प्रोडक्शन भी होगा, प्लस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगेंगे। तो ये हर मायने में किफायती चीजें हैं, लेकिन किसके आधार पे? इन्वायरमेंट के आधार पे। क्या हम लोग इकोलॉजिकल कंसर्न
को यहाँ पे क्वेश्चन आउट किए हैं। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चंस उठ रहा है। वो लोग कह रहे हैं हम लोग इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों पे कंसीडर करना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर क्राइसिस तो विश्व के हर कोने कोने में है, ठीक है। भारत में भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। नेशनल वाटर पॉलिसी भी इसकी बनाई गई थी, किस प्रकार से हम चीजों को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अपने सिटीजन्स को इस प्रॉब्लम से बाहर लेकर के चलेंगे। तो इन चीजों पे कार्य भी कर रहा है, लेकिन बहुत हद तक सक्सेस नहीं मिली है भारत को। क्यों? क्योंकि भारत में मैनेजमेंट सही से नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट सही से नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग सारा का सारा चीज नदी में ही तो ढुल रहे हैं। और आकर के देखिए यमुना कितनी प्यारी है आज के समय में, ठीक है। यमुना को तो छोड़ ही दीजिए, गंगा भी कानपुर और इलाहाबाद के बीच में जाकर के देखिए कितनी प्यारी है। उसके बाद आपका कोलकाता में जाकर देखिए फर्रुखा पे कितनी प्यारी है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जिस देश की नदियां गंदी है ना, उस देश में बीमारी ही बीमारी है। ये क्यों सफाई करने की बात कही जाती है? क्योंकि ये नदियां ही हैं जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रही हैं, ठीक है। वो आपको दिखता नहीं है, हमको दिखता नहीं है। तो अगर इन्हीं में पोल्यूशन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक समय था लंदन की थेम्स नदी इतनी गंदी बहती थी, 1850 और 1900 की बात कह रहा हूं मैं। जो आपका पोल्यूशन दिल्ली में है उससे कई गुना ज्यादा था। लेकिन आज के समय में जो चीजें दिख रही हैं वो एकदम यकीन करने लायक नहीं है। मतलब जो आपका लंदन में चीजें चल रही हैं इतनी क्लीन हो गई, इतनी क्लीन हो गई, और हम लोग अभी तक पोल्यूशन ही मचा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। बहुत सारे ऐसी किताबें हैं, लेट देयर बी वाटर, इजराइल सॉल्यूशंस फॉर वाटर स्टार्व वर्ल्ड। इजराइल ऐसी कंट्री है दोस्तों, वो एक एक बूंद अपने पानी का उचित इस्तेमाल करता है। तो मैनेजमेंट, इफिशिएंट इरिगेशन, इन सब पे हमको फोकस करना पड़ेगा, समझ गए? तब जाकर के हमारे फार्मर सही प्रकार से उसका उपयोग भी कर पाएंगे और सेव वाटर वाली चीजें भी हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि इजराइल जैसी कंट्री छोटी सी है, लेकिन इतना इफिशिएंट तरीके से वाटर का यूजेज कर रहा है कि उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों सही हो रही है। और हमारे यहाँ तो भर भर के नल से पानी चलाया जाता है, मोटर से पानी चलाया जाता है, जिसके कारण वाटर का वेस्टेज हो जाता है। क्योंकि हम लोग वेस्ट वाटर का इज्जत कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कंट्री में तो इस प्रकृति ने दे दी है हमें, ठीक है। तो प्रकृति ने दे दिया तो हम लोग एक्सप्लॉइट ही करेंगे। तो उन चीजों से हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। नेशनल वाटर बॉडी डेवलपमेंट एजेंसी 1982 में ये कंडक्ट करती है सर्वे। ये छोटी सी चीजें छूट गई थी। तो यहाँ पे इन चीजों को भी कहता है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 30 के आसपास है, और इसमें डिवाइड करता है, डिवाइडेड इनटू 14, और 30 लिंक करता है फिजिबल स्टडी, यानी इतने लोग, इतनी नदियां हो सकती हैं लिंकिंग प्रोजेक्ट में। तो लिंकिंग करने के लिए तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। मान के चलिए मैंने एक रिवर यहाँ से निकाला और दूसरी रिवर यहाँ से निकाला, ठीक है। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो आप कहीं डैम भी तो बनाएंगे, और डैम बनाएंगे तो वाटर स्टोरेज भी करेंगे। तो वाटर स्टोरेज में इतनी सारी एरिया को ये कवर कर रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी तो रह रही है, ट्रीज भी तो है, एनिमल भी तो है। उसी हाल में यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व डूबने के कगार पे, वहां पे टाइगर हैबिटेट, बहुत सारे एनिमल का हैबिटेट, प्लांट फ्लोरा फौना, वो सब इम्पैक्ट कर रहा है। तो यही केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग मैं कई बार दिया हूं, इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मैं देखे आगे निकल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, राइट टू फूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों लाया गया, आप समझिए। सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ ना, तो भारत में ना प्रोडक्शन अच्छा था, ना प्रोडक्टिविटी, कुछ भी अच्छे थे नहीं, समझ गए। जिसके कारण बहुत समय पे भारत में फेमाइन्स आती थी, ठीक है, सूखा आता था, तो ड्रॉट आता था, ठीक है। लोग स्टार्विंग होते थे, भूख से मर जाते थे। अब इन चीजों को इंडिपेंडेंस के बाद भी ये देखा गया कि ऐसी चीजें हैं, तो क्या करा जाए। तो सरकार ने लेके आया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अनाज का वितरण होता था। किसको? टारगेटेड पीपुल को, गरीब लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें लेकर के आई, यही पीडीएस सिस्टम है। अब हम आपको बताएं, राइट टू फूड की बात करी जा रही है, और उस फूड के लिए स्ट्रगल हो रही है। आखिर में आर्टिकल क्यों आया? तो आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि झारखंड में, उड़ीसा में, और केवल 2 ही स्टेट नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रोलिंग यहाँ पे हुई थी, लेकिन वहां पे उनसे निकाल दिया गया। एक कम्युनिटी आती है जो मुसहर कम्युनिटी, बिहार डोमिनेंट होती है, बिहार वाले रीजन में, ठीक है। ये मूस मार मार के, मूस बोले तो चूहा, रैट्स,
इसीलिए एक भोजपुरी लैंग्वेज में इनको मूस बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मार के खाने वाले, खेत में जो चूहे होते हैं उनको मार के खाते हैं, इनके कारण इन्हें मुसहर कम्युनिटी बोली जाती है। बिहार डोमिनेटेड रीजन में आते हैं ये लोग। तो इनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। ये बीपीएल लिविंग जिंदगी जी रहे हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाली। तो इनकी जो कार्ड बनी थी वो रिजेक्ट करी गई, रिमूव भी कर दी गई, जिसके कारण बहुत इश्यू निकल के आ रहा है। ये अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि यहाँ पे असली चीजें क्या टेक्नोलॉजी वाली आ गई हैं। क्या आधार होना चाहिए, रेसिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारे आईडी होना चाहिए। ठीक है, ये डिमांड करी जाती हैं जब भी इस प्रकार का कार्ड बनता है। कार्ड मतलब राशन कार्ड। लेकिन इनके पास ये बहुत सारी चीजें नहीं है मुसहर कम्युनिटी के पास। तो ये इस समय एक्सट्रीम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जो इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, और इनको अनाज की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। पटना में बहुत सारे मुसहर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास ऐसी कुछ चीजें नहीं है। तो गवर्नमेंट एक प्रकार से प्लान लाई है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे वंचित अभी भी हैं, और कई सारे लोगों को रिमूव भी कर दिया गया है। समझ रहे हैं, रिमूव भी कर दिया गया। तो ये पीडीएस सिस्टम अच्छी चीजें बनाई गई थी ताकि बीपीएल जो लोग हैं, जो एपीएल लोग हैं, जो अंत्योदय लोग हैं, उनको उठाया जा सके। लेकिन कोई भी चीजें नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन 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 मांगते रहते हैं, भैया डॉक्यूमेंट ला कर दो, लेकिन कोई भी लीगल बेसिस नहीं है। यानी रूल है ही नहीं कि ज्यादा डॉक्यूमेंट आप मांग सकते हैं, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग डिमांड है दोस्तों। कहीं आधार है तो कहीं कहीं क्या है, कहीं दूसरा फोटो है, डॉक्यूमेंट्स है। इस प्रकार की चीजें मांग मांग कर ये लोग बनाते नहीं है और पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं स्वयं। ठीक है, वो भी इलीगल तरीके से। तो ये चीजें हैं। इतना ज्यादा ऑनलाइन चीजें हो जाने के बाद भी आज के समय में भी यहाँ पे लूप होल खोज लिया जा रहा है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। हर जगह जाइएगा तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बनाने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रिमूव कर देते हैं जो भी नामांकन किया गया है। ठीक है, तो वो उनका नहीं बनाते हैं जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। कौन किसकी बनती है, जो मिडिल क्लास है, समझ गया, उनका ज्यादा से ज्यादा बनता है। तो मेरा यही मानना है, ये तो सोचने योग्य बातें हैं। अगर आप इस योग्य हैं तो क्यों बनवाएंगे। ठीक है, इस योग्य हैं, वो आप अगर नहीं लेंगे तो किसी और को जाएगा जिसकी ज्यादा आवश्यकता है। तो ये एक देश के लिए सोचने योग्य बातें सबके अंदर होनी चाहिए। दूसरी, बिहार झारखंड में इस प्रकार का कृत्य हो रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट भी माना जा रहा है और उसका प्रूफ दीजिए कहाँ पे रह रहे हैं, रेसिडेंस का, जबकि इस ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन का लीगल चीजें है ही नहीं। ये जो एक्ट आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 में, ये चीजें लेकर के आती हैं कि भैया सबको कम से कम फूड चीजें मिलनी चाहिए, कोई भूखे पेट सोए ना। ऑनलाइन सिस्टम भी बनाई गई है कि जो लूप होल्स, कमियां इसमें हैं, उसको ट्रैक किया जाए, और डिजिटलाइजेशन लाई गई, ई गवर्नेंस लाया गया, गवर्नमेंट को इफिशिएंट तरीके से कार्य करने की क्षमता भी मिली। उसके बावजूद भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, रुक नहीं रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल आई है। गवर्नमेंट को सिस्टमेटिक फ्लॉ को पकड़ना चाहिए, और जिसकी जरूरत है, जैसे मुसहर कम्युनिटी को आज के समय में सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है, तो उनको मिलनी चाहिए। तो ये पूरी डिटेलिंग इसी को लेकर के है। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हो गए, जिस प्रकार से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको अगर उस चीज के लिए एलिजिबल है तो उन्हें वो चीजें प्राप्त होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पैसे भी दे रहे हैं कि मेरा बना दीजिए, मेरा बना दीजिए, 3-3 हजार रुपए। तो ये कार्ड बनवाने के पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके कारण मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे हैं तो ये बन जा रहे हैं और फ्री में राशन उठा रहे हैं, और ये इश्यू निकल के आ रही है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक फेलियर भी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे करप्शन इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जा रहा है। यही थी सारी डिटेलिंग। अब यहाँ पे पीडीएस सिस्टम की अगर बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव आती है कि सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको फूड प्रोवाइड करी जाएगी, जो इसेंशियल कमोडिटी है, किस सेक्शन सोसाइटी को, जो गरीब तबके के लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, पॉवर्टी घटाने के लिए और बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। फूड सिक्योरिटी हो, फूड प्राइस सही रेट पे हो, बफर स्टॉक किया जाए, हंगर और माल नरिशन को कम किया जाए, पॉवर्टी को घटाया जाए, यही इसकी ऑब्जेक्टिव है, टारगेट हो जाती है। यहाँ पे की फीचर की देखें तो कमोडिटी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टेपल फूड राइस, ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए, राइस मिलेगी, व्हीट मिलेगी, कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज, ठीक है, चीनी भी कहीं कहीं, तेल, केरोसिन की ये भी चीजें मिलेंगी, साल्ट, पल्सेस, एडिबल ऑयल, ये भी चीजें मिलती हैं। अलग अलग स्टेट में थोड़े थोड़े यहाँ पे मिलते हैं। केरोसिन उन्हीं स्टेटों में मिलता है जहाँ पे एलपीजी की सुविधा नहीं पहुंच पाई है।
प्रोक्यूरमेंट खरीदी जाती है ये एफसीआई के द्वारा और गोदाम में रखी जाती है। तो ये फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदी जाती है। स्टोरेज किया जाता है, बफर स्टॉक बनाया जाता है और फेयर प्राइस शॉप ये पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एलिजिबल फैमिलीज को। यहाँ पे अगर बात करें तो 3 प्रकार से पीडीएस यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेट करी है। अंत्योदय अन्न योजना, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल पॉवर्टी लाइन, इनको मिलती है। राइस लेंगे आप 3 रुपए केजी, व्हीट 2 रुपए केजी, कोर्स ग्रेन 1 रुपए केजी। ये एलिजिबिलिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आती है। कवर करती है 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन। प्रोवाइड करती है 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सब्सिडाइज प्राइस, और यही सब्सिडाइज प्राइस है 321 RWC। पीडीएस की बात करें तो यूनिवर्सल पीडीएस है, सभी सिटीजन को मिलती है। टारगेटेड पीडीएस टीपीडीएस 1997 में ये आता है पुअर हाउस होल्ड को टारगेट करने के लिए कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो। डिजिटलाइजेशन आती है इसमें इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन उस वक्त बढ़ जाता है। ठीक है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, अगर आप बिहार में हैं तो दिल्ली में राशन उठा सकते हैं। इंड टू इंड कंप्यूटराइजेशन सिस्टम, तो ये पूरी डिटेलिंग इसमें थी जो मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आती है। ठीक है, उसी को लेकर के न्यूज यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, तो सबसे पहले यही चीज कि बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं राइट आरटीआई के अंतर्गत, तो उसमें डिले किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है इंफॉर्मेशन, और क्वाइट कॉमन फॉर द ईयर। ये बहुत सामान्य बात है कि ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट भी रिसेंट आया है ना, जो डाइल्यूट कर रही है इसकी इफिकेसी, जिसके कारण इसको डिले कर रहे हैं और डिनाई भी कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इतनी सारी वैकेंसी क्यों है चीफ यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, जहां से इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो इसकी वैकेंसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। 23,000 के आसपास अपील पेंडिंग है। ठीक है लेकिन फिर भी कुछ कार्य हो नहीं रहा। तो ये सेंटर स्तर पे प्लस स्टेट के स्तर पे, दोनों स्तर पे बहुत ज्यादा वैकेंसी है, इसीलिए यहाँ पे डिनाई हो जा रही है, डिले हो जा रही है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स हैं ही नहीं। तो ये इशू निकल के आ रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे अमेंडमेंट भी आरटीआई में कर रही है। ठीक है, तो ये इशू निकल के आ रही है, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आ रही है। वैकेंसी इतना ज्यादा खाली है कि उसको भरने के लिए ना स्टेट ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आगे आ नहीं रहे हैं। तो इस वैकेंसी को देखना पड़ेगा, ह्यूज बैकलॉग है, ये डिस्करेज करेगी। क्यों? क्योंकि आरटीआई ये उनका अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये मिल नहीं पाएगी तो लोग डिस्करेज होंगे, उनको लगेगा ही नहीं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में है। आरटीआई की बात करें तो 2005 में आता है, किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस की बात करता है। एक्टिविटी इनेबल करेगा सिटीजन्स को कि वो जांच करे गवर्नमेंट के किसी भी कार्य को और अकाउंटेबल बनाती है। तो ये इंटेलिजेंस किसकी? सिटीजन्स की भी रहती है कि गवर्नमेंट से पूछताछ करे। तो गवर्नमेंट प्लस सिटीजन्स का एक प्रकार से इंगेजमेंट भी अच्छा खासा होता है, जिसके कारण डेमोक्रेटिक कंट्री की स्ट्रेंथनिंग होती है। लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? हम लोग तानाशाही की तरफ पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंटर शेयर स्टेट को जो रेवेन्यू आती है उसमें सर्ज आउट हुआ है, मतलब बढ़ गया थोड़ा सा, समझ गए। अब ये लास्ट डिकेड की तुलना में थोड़ी सी बढ़ गई है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, इसको आगे छोड़ के निकलते हैं हम। यहाँ पे यूएपीए ड्रेकोनियन लॉ, बहुत ही कड़ा ये लॉ बना गया है, जिसके कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बात करी जा रही है दोस्तों मार्च 24 की सेशन कोर्ट दिल्ली डिनाई किया बेल उमर खालिद। अब ये लॉ, ये जिस भी व्यक्ति के ऊपर, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, जिसके ऊपर ये चीजें लग गई और उनको अरेस्ट कर लिया, तो समझ के चलिए जैसे उमर खालिद को बेल ही नहीं दे रहा है कोर्ट, ठीक उसी प्रकार से इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लगभग ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसी कारण इसको ड्रेकोनियन लॉ बोला गया, समझ गए। तो यूएपीए 1967 में आता है। 500 दिन गुजार चुका है ये उमर खालिद, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है। तो ये वही केस है जब दिल्ली में वायलेंसेस हुए थे, समझ गए, उसी के समय इनको अरेस्ट किया गया था। तो इनको बोला गया कि इनकी वजह से चीजें हुई।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट यहाँ पे 2019 वाली चीजें भी आई, उसकी वजह से यहाँ पे अभी तक चीजें चली लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। यूएपीए ऐसे ही रन कर रहा है कंट्री में ड्रेकोनियन लॉ के अंतर्गत, इसलिए इसका पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे किसी भी टेररिज्म का या टेररिस्ट की तरफ या किसी भी रूप से हमला होगा तो यूएपीए गवर्नमेंट लगा सकती है। 1967 में आता है अनलॉफुल एक्टिविटी टेररिस्ट एक्ट को रोकने के लिए ये चीजें आती हैं। होम मिनिस्ट्री अमित शाह इसको देखते हैं, ये डील करेगी कोई भी सॉवरेनिटी को रिस्क करे, कंट्री को डिसरप्ट करे, पब्लिक ऑर्डर को, टेररिस्ट की एक्टिविटी हो तो ये चीजों को कवर करती है। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्शंस जैसे कि स्पोक, कोई बोल दिया, कोई रिटर्न, कोई लिख दिया, बताइए ये भी चीजें डाल दी क्या यार, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक फ्रीडम होना चाहिए। तो मीडिया को फ्रीडम कैसे होगी, वो कुछ ना बोलेगा ना लिखेगा तो कैसे होगी। ये भी डिसरप्ट कर रही हैं अगर सॉवरेनिटी टेरिटरी ऑफ इंडिया को। टेररिस्ट एक्ट यहाँ पे ये भी चीजें निकल के आ रही हैं। एक्सप्लोसिव फायर आर्म मीन्स इन सब चीजों को नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से आपको ये चीजें लगा दी जाएंगी यूएपीए, तो इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप घर में पड़े रहिए। डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और पहले क्या था इंडिविजुअल को नहीं कर सकते थे, अब इंडिविजुअल को भी यहाँ पे यूएपीए में लगा सकते हैं, टेररिस्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ पे टेररिस्ट में लगा सकते हैं, बैन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें अब आ गई हैं। 2019 में जो अमेंडमेंट बोल रहे थे वही टेररिस्ट वाली अमेंडमेंट यहाँ पे भी आ गई है। तो एनआईए ही है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी यूएपीए के अंतर्गत विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। बाहर में जाए स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है। पनिशमेंट की बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए 7 साल की जेल है और यहाँ पे पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years भी है। फॉर टेररिज्म यहाँ पे डेथ पेनाल्टी भी है। सीज कर लीजिएगा प्रॉपर्टी अगर आप इस प्रकार के संलग्न लिप्त पाए गए हैं। 2019 में जो अमेंडमेंट आया बताया ही मैं। क्रिटिसिज्म यह है कि स्ट्रिंजेंट बेल यहाँ पे मिलती ही नहीं है भैया। तो बताइए डेमोक्रेसी में अगर बेल ही ना मिले, काहे का डेमोक्रेसी भैया। लैक ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट है, यानी इसका भी रोल बहुत कम हो जाता है। सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि टेररिज्म से लड़ने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरा हो जाए तो इसके लिए रचा गया है ये पूरी कंट्रोवर्सी केस। आ रहा है समझ में। तो यही कहानी थी जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका कहाँ पे मनाया जा रहा है तो उड़ीसा में मनाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद यहाँ पे इनोग्रेट कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, इसकी डिटेलिंग आपको कितनी बार 2 दिन से मैं डाल ही रहा हूँ। तो 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे, भारत आए थे 1915 को 9 जनवरी को, तभी से इसी डेट को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसको पहली बार 2003 से शुरुआत करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कोलाबोरेशन में, और इंडिया की डायस्पोरा जो भारत छोड़ करके विदेशों में रहते हैं। ठीक है। ये चीजें याद रखिए, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीजें चलती हैं। बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज भी होते हैं, बाई एनुअल फॉर्मेट में ये चीजें कराई जाती हैं। एनआरआई और पीआईओज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं कहूँगा। हम सभी लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रिसेंटली COP29 की बैठक अजरबैजान के बाकू सिटी में हुई जो उसकी कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रूटफुल एक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आगे और बढ़ेगी। अब यहाँ पे इस मुद्दे पे ध्यान देंगे। जो होम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग घर छोड़ करके बाहर चले गए। क्यों? वाइल्ड फायर, जंगल में बहुत भयानक आग लगी है लॉस एंजलिस के अगल बगल। अब ये पिक्चर्स करोड़ों शब्द कह रही है, हजारों नहीं करोड़ों। तो अभी वक्त है मानव को बच जाना चाहिए। ठीक है। अभी भी बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। क्लाइमेट के ऊपर हर छोटी कंट्री छोड़ दीजिए, हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझनी चाहिए कि कितना कंजम्पशन करना है, कितना रिसोर्स एक्सप्लॉइट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे ध्यान दे करके कार्य कोई करेगा
तो ये चीजें होंगी। लगभग 70,000 पीपुल वहां से इवाकुएट हो गए, इतना भयंकर ये आग लगा है। जो कमला हैरिस है उनका भी मकान खाली करके उनको भी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जो प्रेसिडेंट है उनका भी घर था और ये चपेट में आ रहा है। तो बहुत सारा ये चीज है। सोचिए, ये तो ह्यूमन बींग हो गए जो फ्ली हो गए, भाग गए, लेकिन जो एनिमल है वो कहाँ भागेंगे, वो तो चारों तरफ से फंस जाते हैं ना, तो जल जल के वहीं पे मर रहे हैं। और ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यहाँ पे हमेशा इस प्रकार का चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे कारण क्या है, क्या कारण हो सकती है कि इस प्रकार की चीजें होती है? तो बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है वाइल्ड फायर के लिए कि अनकंट्रोल जो फायर होते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों कारण। तो नेचुरल कॉजेज में देखें तो लाइटनिंग, जो बिजली गिरती है उसकी वजह से हो जाती है। ड्राई लाइटनिंग होती है तो भी उसकी वजह से हो जाती है, जो स्पार्क होता है। वॉल्केनिक इरप्शन, तो भी लावा वॉल्केनिक इग्नाइट करते हैं, ये वेजिटेशन में आग, समझ गए। फॉरेस्ट फायर कॉज करते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सूखे पत्ते, तो उसकी वजह से जो हीट आती है उसकी वजह से आग लग जाती है। जब पत्ते सूख जाते हैं तब आग लग जाती है। ड्रॉट आती है तो भी इस प्रकार की कंडीशन आती है। अब ह्यूमन कॉजेज की बात करें तो ये कैंप फायर, जो लोग जाते हैं घूमने, कुकिंग करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये लग सकती है। सिगरेट पी के फेंक दिया, बीड़ी पी के फेंक दिया, कुछ भी कर दिया तो भी आग लग जाती है जंगल में, क्योंकि सूखे सूखे पत्ते कोने कोने में पाए जाते हैं जंगल में, समझ गए। वो आपकी रोड चलते हुए आदत है, पी के फेंक दिए, वहां पे गए पी के फेंक दिए तो अलग मैटर हो गई। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, स्लैश एंड बर्न वाली भी चीजें चलती हैं। बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू ये भी चल रही है। पावर लाइन्स बिछी है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मैन मेड भी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्पार्क कर रही हैं इस प्रकार की चीजें। आर्सन, आर्सन का मतलब इंटेंशनल सेटिंग ऑफ फायर्स, मतलब जानबूझ के आग लगा दिया, तो उसी को आर्सन, यानी रिवेंज में कह लीजिए, अपने बेनिफिट में कह लीजिए, कोई भी आदमी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। फायर वर्क सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो भी आग लग सकती है। व्हीकल रिलेटेड इग्निशन तो भी हो सकती है। क्लाइमेट इन्वायरमेंटल फैक्टर ये आते हैं, हाई टेम्परेचर हो रही है, स्ट्रांग विंड बह रही है, लो ह्यूमिडिटी है, क्लाइमेट चेंज है, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्राई वेजिटेशन है, हाई रिस्क रीजन चल रही है। ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन पे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गई, कैलिफोर्निया जो यूएसए हो गई, मेडिटेरेनियन हो गई, अमेजोन की रेन फॉरेस्ट, इन जगहों पे ज़्यादा क्या हो रहा है, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या है कि अवेयरनेस लाइए, रिस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाइए कैंप फायर, फायर वर्क, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। फायर रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हाई रिस्क एरिया में मौजूद होनी चाहिए और मॉनिटर भी करनी चाहिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की सहायता से डिटेक्ट करनी चाहिए, तब जाकर के हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे। इंडिया की मिस्री ये मीट किए हैं, किससे मीटिंग हुई है? तालिबान की फॉरेन मिनिस्टर दुबई में मिली है। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? विक्रम मिस्री, तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है ये समझिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ी है। कई सारे लोग, 500-600 सैनिक वहां पे मार भी दिए गए और दोनों में बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। एक समय था जब पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया था यूएसए के सहायता से। आज जो है अफगानिस्तान के लोग इंडिया में देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं भारत से, तो पलड़ा कुछ ऐसे उल्टा हो गया है। और दोनों कंट्री एक समय पे 47 में आज़ाद हुई और भारत कहाँ पहुंच गया है। इनकी कंडीशन इतनी दयनीय हो गई है पाकिस्तान वालों की कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो चाइना ऊपर जा रहा है और जिसको भी हाथ रख रहा है चाइना, उनकी कंडीशन एकदम खराब होती हुई जा रही है। तो उन कंट्री को सोचनी पड़ेगी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पूरी डिटेलिंग आपको दे दिया दोस्तों। यही थी आज की द हिंदू एनालिसिस। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा है। इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए, जो आपके सामने चीज़ें हैं, अल्टीमेटली अर्थ ही हमारी माता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।